हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू आर डूइंग फाइन। हम पहुंच चुके हैं फ्लेम एम्पर के एपिसोड नंबर 41 पे और इस एपिसोड में फाइनली जन की टोली ज़ुआन सेंटियन पहुंचने वाली है। पिछले दो एपिसोड्स इस आर्क के बारे में बेसिकली इंट्रोडक्टरी एपिसोड्स थे, तो उनके बारे में कुछ खास रिकैप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तब भी अगर आप में से किसी ने पिछले कुछ एपिसोड्स को नहीं देखा है तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि पहले उन्हें देख लो, जिससे ज़ुआन सेंटियन वाला आर्क और फ्यूचर की स्टोरी आपको आसानी से समझ में आ सके। वैसे पिछले पार्ट में ज़ुआन सेंटियन के स्ट्रक्चर की बात हुई थी और बताने वाला वांग जोंग होता है। फिर जब जियान वापस से अपने कमरे में आया था, जिनलोंग उसे कुछ और जानकारी देते हैं। ये इन्फॉर्मेशन जियान के लिए भी काफी ज्यादा प्रेशराइजिंग थी, लेकिन शुरुआत से जियान कठिनाइयों का सामना करता आ रहा है। इस वजह से ज़ुआन सेंटियन की पावर्स के बारे में जान के जियान बिल्कुल हताश नहीं होता, बल्कि उसकी आंखों की डिटर्मिनेशन और बढ़ जाती है। अब क्योंकि इस फेरी बोर्ड को ज़ुआन सेंटियन पहुंचने में 1 महीने का समय लगने वाला था, तो इस 1 महीने में जियान अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करता है और यहीं से शुरुआत होती है हमारे इस एपिसोड की। इस 1 महीने के सिक्लूजन में जियान ने अपनी स्ट्रेंथ को रिस्टोर करने की पूरी कोशिश करी थी। भले उसे ज़ुआन सेंटियन के बारे में काफी कुछ मालूम पड़ गया हो, तब भी अगर जियान सुरक्षित रहना चाहता था तो उसे अपनी स्ट्रेंथ को पीक पे रखना होगा। इन दिनों में जियान अपनी पुरानी गलतियों के बारे में सोचता है। जब उसने वो सिटी में अपने क्लोन को डिस्ट्रॉय किया था, इससे उसकी सोल डैमेज हो जाती है। इस वजह से जियान रियलाइज करता है कि उसे फ्यूचर में ऐसी टेक्निक को इस्तेमाल करने से पहले कई बार सोचना होगा। उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को होने वाला कोई भी नुकसान सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ को ही नहीं रोकने वाला, बल्कि इसकी वजह से जियान को मेडिसिन को रिफाइन करने में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये 1 महीने की मेडिटेशन फाइनली एंड पे आती है। कमरे के अंदर बैठा हुआ जियान गहरी सांसों को ले रहा था। उसकी एनर्जी फाइनली पीक पे पहुंच चुकी होती है और उसे अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को सर्कुलेट करने में कोई परेशानी नहीं होती। जियान के एस्टिमेशन के हिसाब से उसका पीक 3 स्टार 2 एम्पर से 4 स्टार 2 एम्पर में ब्रेक थ्रू काफी करीब आ गया है। जैसे ही जियान रिट्रीट से बाहर आया था, उसे फिर से उस होली फ्लेम की याद आती है, जिसके बारे में उसके मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग ने बताया होता है। जियान कहता है, मास्टर क्या आप उस होली फ्लेम को सेंस कर पा रहे हो? गोल्डन ड्रैगन किंग बोलते हैं, तुम्हारे रिट्रीट के दौरान मैंने उस होली फ्लेम को सेंस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लगता है एक इनविजिबल फोर्स उसे शील्ड कर रही है। ये सुन के जियान की भौं से कुट जाती है। अगर इनविजिबल पावर गोल्डन ड्रैगन किंग की पावर को भी रोक सकती है, तो इसका मतलब जो भी उस होली फ्लेम को प्रोटेक्ट कर रहा है उसकी कल्टिवेशन काफी हाई होगी। जियान के चेहरे पे चिंता के बादलों को देख के जिनलोंग उसे रीश्योर करते हैं। वो कहते हैं, तुम इतनी चिंता मत करो, हो सकता है ऐसा इसलिए हो रहा हो क्योंकि हमारे बीच में दूरी बहुत है और अब तक मैं जैसी स्ट्रेंथ को रिकवर कर पाया हूँ वो मेरी पीक स्ट्रेंथ के 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। इस वजह से जो व्यक्ति मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो। और हाँ, मैं एक बात श्योरिटी से कह सकता हूँ कि उस होली फ्लेम ने अभी तक किसी को स्वीकार नहीं किया है। ये सुन के जियान का एक्सप्रेशन भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। अपने कमरे से बैरियर को हटाने के बाद जियान फाइनली बाहर आ गया था। अब स्टारी बोर्ड के चारों तरफ वो अंधकार से भरा अंतरिक्ष नहीं होता। फेरी बोर्ड स्पेस से बाहर आ गई थी। जब जियान खिड़की से बाहर की तरफ झांकता है, उसे नीचे की जमीन में से एक इनक्रेडिबल लेवल की एनर्जी सेंस होती है। जियान ने आज तक ऐसी एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं करी थी। इस एनर्जी के छोटे से अमाउंट को अब्सॉर्ब करने के बाद जियान पूछता है, ये फाइटिंग ची आखिर इतनी अलग क्यों लग रही है? जिनलोंग बताते हैं, नॉर्मल 2 चीज नहीं है, बल्कि ओरिजिन ची है। इसे तुम्हारी ऐसे एम्पर लेवल के पावर हाउस अब्सॉर्ब करते हैं, क्योंकि एक बार 2 दिन में ब्रेक थ्रू करने के बाद नॉर्मल 2 की कल्टिवेशन को बढ़ाने के ज्यादा काम नहीं आती। वहीं पे बात करिए अगर ऐसे एनर्जी सोर्स की, तो कहा जा सकता है कि ओरिजिन ची 2 एम्पर लेवल के पावर हाउस के लिए बनी है। ये सुन के जियान नोट करता है। ये बात उसे भी मालूम थी। दुखी कॉन्टिनेंट में लोग 2D क्लास में इसलिए ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ की ओरिजिन ची खत्म हो चुकी है और 2 एम्पर में ब्रेक थ्रू करने का ये सबसे क्रूशियल रिसोर्स है। जब वो 2D कॉन्टिनेंट के वंडर्स के बारे में सोच रहा होता है, जियान के कानों में एक आवाज जाती है। ये आवाज हुडू की थी। वो कहते हैं, अपने आप को तैयार कर लो, हम ज़ुआन सेंटियन पहुंचने वाले हैं। इस अनाउंसमेंट को सुन के जियान और बाकी के लोग अपने अपने सामान को इकट्ठा करके अपने अपने कमरों से बाहर आ जाते हैं। इन सभी को टाइम का सा ख्याल रखते हुए देख हुडू भी काफी सेटिस्फाइड फील करते हैं। हुडू कहते हैं, कुछ ही घंटों में हम ज़ुआन सेंटियन पहुंच जाएंगे, फिर तुम सभी मुझे फॉलो करके अपने रिसेप्शन की डेस्टिनेशन पे जाना है। क्योंकि जियान ने ज़ुआन सेंटियन के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पहले सुना होता है, वो समझ जाता है कि सेक्स को ज्वाइन करने के टेस्ट से पहले ज़ुआन लिंक कॉन्टिनेंट के सारे जीनियसेस इस रिसेप्शन एरिया में मिलने वाले हैं। वोंग जोंग स्माइल के साथ बोलता है, ये काफी ग्रैंड होने वाला है। सनमिंग भी हंस के बोलता है, चलो देखते हैं स्टाइल की टॉप पोजीशन को कौन हासिल कर पाता है। इन सभी के ऐसे रिस्पॉन्स को देख के जियान के चेहरे पे भी स्माइल आ गई होती है। अभी उसके दिल की एक्साइटमेंट भी बाकियों से कम नहीं होती। उसे भी अपनी लाइफ के नए चैप्टर्स का काफी बेसब्री से इंतजार है। जब जियान की टोली अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच रही होती है, ज़ुआन की सबसे ऊंची जगह पे हमें एक मिस्टीरियस फिगर को अपने हाथों को पीछे करके खड़े होते हुए देखते हैं। जब वो ऊपर देखता है, लगता है उसकी आंखें स्पेस को चीर पा रही थी। वो कहता है, क्या तुम सभी रेडी हो? तुरंत ही उसके पीछे का स्पेस ट्विस्ट हुआ था। हम उसमें से एक बुड्ढे को बाहर आते हुए देखते हैं। वो कहता है, हाँ, हम हुडू और बाकियों का इंतजार कर रहे हैं। वो बंदा जिसकी पीठ पे तलवार होती है, वो कहता है, ठीक
ठीक है जाओ। ये सुन के वो बुड्ढा फिर से स्पेस में मिल जाता है। वो तलवारबाज अपनी आंखों को नैरो करके बोलता है घोस्ट और डीमन वर्ल्ड के गेट्स में काफी ज्यादा डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रही हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वाली सिलेक्शन प्रोसेस में हमें प्रॉमिसिंग टैलेंट्स मिलने वाले हैं, वरना मेरा सोर्स है। इतना कहने के बाद वो शांत हो गया था। लगता है इस तलवारबाज के ऊपर भी काफी ज्यादा प्रेशर है। जोन सेंटियन जहाँ पे जोलिंग कॉन्टिनेंट की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहा करती थी और जो जोलिंग कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल एक्सपर्ट्स का घर होता है। नेचुरली यहाँ की जमीन रिसोर्सेज से भरी हुई है। एंशिएंट टाइम से अब तक जोन सेंटियन के कई प्रोटेजीज अपने आप को ओवरलोड के तौर पे स्टेबलाइज कर पाए हैं। इनमें से कईयों के आज खुद के सेक्ट्स हैं, लेकिन कुछ नेचुरल डिजास्टर्स और स्मॉल स्केल के वॉर्स की वजह से इनमें से कई फैक्शंस डिस्ट्रॉय भी हो चुके हैं। ये जगह जहाँ पे पावरफुल कल्टिवेटर्स इकट्ठे होते हैं वो उन भागने वाले लोगों का भी घर बनती है जो कि अपने पीछे बड़ी मुसीबत से बचना चाहते हैं। ऐसे लोग और फैक्शंस जोन सेंटियन में छोटे छोटे गाँव बना लेते हैं। ऑफ कोर्स इन सुपर सेक्ट्स के प्रोटेक्शन में आते हैं। फिर इन एक्सपर्ट्स में से जो पावरफुल होते हैं वो कुछ समय के बाद अपना खुद का ध्यान भी रखना शुरू कर देते हैं। ये जोन सेंटियन का इलाका बड़े बड़े पहाड़ों और हरे भरे जंगलों से भरा हुआ था और यहाँ पे ओरिजिन चीज की बिल्कुल कमी नहीं होती है। इनमें से हर एक पहाड़ के ऊपर कोई न कोई कहानी जरूर मिल जाएगी। इनमें से कुछ तो ट्रेजर्स यानी खजानों से रिलेटेड है, तो इनमें से कुछ कहानियां होती हैं स्पिरिट्स और इंसानों के बीच के प्यार की। इन माउंटेन्स में सिर्फ पावरफुल मैजिकल बीस्ट ही नहीं रहते हैं, बल्कि पावरफुल घोस्ट और डीमंस का भी घर होते हैं। ये घोस्ट और डीमन कल्टिवेटर्स जोन सेंटियन में अपने रियल्म गेट को क्रॉस करके आए होते हैं। ये सभी एंटिटीज भली पावरफुल हो, लेकिन ये खुलेआम इंसानों का कत्लेआम नहीं करते। इन्हें डर होता है 9 सुपर सेक्ट्स का, जो कि इंसानों के पीछे खड़े हुए हैं। ऑफ कोर्स ऐसा ही बात नहीं होती कि ये सभी ह्यूमन पॉपुलेशन को नुकसान न पहुंचाते हो। वो एक्सपर्ट्स जिनकी स्ट्रेंथ दूरी तक नहीं पहुंची होती और जिनका टैलेंट कुछ खास शानदार नहीं होता, तो अगर वो खत्म भी हो जाते हैं तभी बड़े बड़े फैक्शंस इनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। कुछ लोग प्रोटेक्शन के लिए बड़े बड़े टेम्पल्स बना लेते हैं। ये अपने गॉड से प्रोटेक्शन मांगते हैं। पिछले कई सालों से जैसे इन मंदिरों के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा लगता है वो गॉड और डीडीज इनकी प्रार्थना स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि तब से इंसानों के मारे जाने की खबरें कम हो गई हैं। इस वजह से इन गॉड्स की रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है। वहीं पर अगर बात करिए 9 सुपर सेक्ट्स की, तो वो पूरी कोशिश करने के बाद भी इन घुसपैठियों को खत्म नहीं कर पाए हैं। चाहे इन सभी सेक्ट्स ने कितनी बार ट्राई किया हो, ऐसा लगता है इन घोस्ट और डीमंस को पहले जानकारी मिल जाती है। इस वजह से इन सभी को कैप्चर करना बहुत ही मुश्किल से भरा काम होता है। लेकिन अगर इन खतरों को इग्नोर किया जाए तो जोन सेंटियन सच में खजानों से भरी जगह है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे हर कुछ दूरी पे तुम्हें कोई न कोई खजाना मिल सकता है। इन पहाड़ों के उस पार कुछ ऐसी जगहें भी है जिन्हें इंसानों का रिस्ट्रिक्टेड एरिया कहा जाता है, जिसे ये सही बोलते हैं फॉरबिडन जोन। भले इन जगहों के बारे में कई खजानों के होने की खबरें फैल रही हो, तब भी लोग अपनी जान की परवाह ज्यादा करते थे। इस वजह से इन प्लेसेस पे एंटर करने वाले लोग काफी कम होते हैं। जब फेरी बोट में जान का ग्रुप कुछ और समय तक आगे बढ़ता है, हम उस फेरी बोट को एक साफ सी जगह पे लैंड करते हुए देखते हैं। हुडू जो कि अभी तक कल्टीवेशन स्टेट में थे, उन्होंने भी अपनी आंखें खोल ली थी। वो कहते हैं ठीक है हम पहुंच गए, तुम सभी मेरे पीछे आओ। अपने सामने के नजारे को देख के जियान कहता है कि यही जोन सेंटियन है। हुडू बताते हैं जोन सेंटियन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। हमारी फाइनल डेस्टिनेशन अभी काफी आगे है। 9 सुपर सेक्ट्स मिलके इस बार की सिलेक्शन प्रोसेस को डिसाइड करेंगे। फिर जो रिक्वायरमेंट से खरा उतर पाएगा उसे इन सुपर सेक्ट्स को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा और बाकी के लोगों को जिस तरीके से यहाँ पे बुलाया गया है उसी तरीके से वापस लौटा दिया जाएगा। ये बोलते बोलते हुडू एक इशारा करते हैं। फेरी बोट से जमीन को जोड़ने वाला एक रास्ता अपीयर हुआ था। सभी लोग नीचे चले जाते हैं। नीचे आते आते जब सभी लोग इस जगह की ओरिजिन ची को सेंस करते हैं, हम सभी की आंखों को चमकते हुए देखते हैं। ये कुछ सिटीज को पीछे छोड़ के आ रहे हैं। भले ही उन जगहों पे भी एम्पर ची मौजूद हो, लेकिन उसे जोन सेंटियन से बिल्कुल कंपेयर नहीं किया जा सकता। जियान की टोली में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इन सभी की सिटीज की एम्पर ची दूधी कॉन्टिनेंट से बस थोड़ी सी बेटर होती है, लेकिन यहाँ पे वो एम्पर यानी कि ओरिजिन ची एकदम लिमिटलेस है और उसकी डेंसिटी भी काफी ज्यादा है। जियान और बाकी लोग तुरंत रियलाइज करते हैं कि अगर उन्हें इस पोटेंट एनर्जी को ऑब्जर्व करने का लंबे समय तक मौका मिलता है तो इन सभी की कल्टीवेशन काफी जल्दी ग्रो होने लगेगी। जैसे जैसे ग्रुप आगे बढ़ता है, जियान की नजरें जाती हैं पहाड़ों की श्रृंखला पे जो कि दूर दूर तक खत्म नहीं हो रही है। जोन सेंटियन की ट्रीज इतने ज्यादा ह्यूज थे कि इन्हें देख के ऐसा लगता है जैसे वो किसी अलग ही दुनिया में आ गए हो। वहीं पे जब सभी रिप्रेजेंटेटिव्स का ध्यान जाता है उन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पे, वो पहाड़ों की चोटियों को बादलों से ढकते हुए देखते हैं। ये नजारा बहुत ही शानदार होता है। जब जियान इन माउंटेन्स की तरफ अपनी स्पेशल स्टैंड को फैलाता है, उसे इन माउंटेन पीक्स में से कई पावरफुल और ही साइंस होते हैं। अगर यू फैमिली हेड यू या हुडू से भी कंपेयर किया जाए तो ये सभी और ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनमें से कुछ और तो इस तरीके से ऑब्सक्योर थे जिन्हें जियान भी ढंग से सेंस नहीं कर पा रहा था। इस समय जियान भी अपने चेहरे से एस्टोनिशमेंट को छिपा नहीं पाता। वो खुद से कहता है सच में वही जगह है जहाँ पे शॉर्लिंग कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल प्रैक्टिशनर्स इकट्ठे होते हैं। जियान की बात को सुन के हुडू हंसने लगे थे। वो कहते हाँ हाँ बिल्कुल। लुइन जो कि सबसे ज्यादा क्यूरियस
होती है। वो पूछती है सीनियर ये व्हाइट मिस्ट क्या है, मेरी स्पिरिचुअल पावर भी इसके आर पार नहीं जा पा रही है। हुडू बताते हैं कि ये वो रिस्ट्रिक्शंस हैं जिन्हें इन सभी माउंटेन्स के ऊपर प्लेस किया गया है। बेसिकली तुम चाहे कितने ही पावरफुल हो, लेकिन इन पहाड़ों के ऊपर से उड़ना एकदम निरर्थ है। शायद यही बोला जाता है ना, चलो अंग्रेजी में बोल लेता हूँ, रिस्ट्रिक्टेड है। इन रिस्ट्रिक्शंस के पीछे के दो कारण है। पहला ये कि जॉन सेंटिन के सेक्स नहीं चाहते कि लोगों को इन पहाड़ों के राज मालूम पड़े, क्योंकि ज्यादातर सेक्स अपनी चीजों को छुपा के रखना चाहते हैं। और दूसरा कारण ये है कि इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से मॉन्स्टर्स और डीमंस दूर रहते हैं। जिस तरीके से शमा फरवाने के पास जाता है, उसी तरीके से ये सभी क्रीचर्स इन माउंटेन्स की अपॉर्चुनिटीज को हासिल करना चाहते हैं। हर साल मॉन्स्टर्स और डीमंस इन जगहों में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली रेस्ट्रिक्शंस की वजह से इन्हें अपने मंसूबों को दबाना पड़ता है। हुडू बताते हैं कि मैजिकल बीस्ट और डीमंस में ज्यादा बड़ा खतरा डीमंस का है। हर साल इनकी मारकाट की वजह से कई निर्दोषों की जानें चली जाती हैं। जैसे जैसे ग्रुप आगे बढ़ता जा रहा था, हुडू सभी को बताते हैं कि हम सीधा टेस्ट एरिया में जा रहे हैं। इस टेस्ट के बाद तुम्हारे पास कुछ दिन होंगे, जिसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। इससे पहले लुइन और कुछ पूछ पाती, हुडू अपने हाथ को वेव करके सभी को शांत कर देते हैं। सभी जानते थे कि आने वाला टेस्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब 1 महीने की लगातार जर्नी की वजह से ये सब भी काइंड ऑफ थक चुके हो, लेकिन तब ये सभी 2D लेवल के एक्सपर्ट्स हैं। इन्हें पता होता है किस तरीके से अपने फिजिकल एग्जॉशन को अपनी परफॉर्मेंस के बीच में आने नहीं देना है। अभी बेसिकली इन सभी ने कहीं जाना शुरू नहीं किया था। ये फेरी बोर्ड से नीचे उतर ही पाए थे। जियान का ध्यान जाता है एक बंदे के ऊपर, जो कि फेरी बोर्ड से बस थोड़ी सी दूरी पे खड़ा था। इस बंदे के कपड़े नीले रंग के थे और इन कपड़ों के चेस्ट एरिया पे पपेट वर्ड लिखा होता है। लगता है पहले हुडू के आने का इंतजार कर रहा था। ये सभी इस समय एक बहुत ही बड़े स्क्वायर पे उतरे थे। जियान इस माउंटेनियस एरिया में कई गार्ड्स को घूमते हुए देखता है। क्लियरली इस जगह की सेफ्टी का काफी अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। वो बंदा जिसके चेस्ट एरिया में पपेट वर्ड लिखा हुआ था, वो हुडू की तरफ हाथ कब करता है। वो कहते हैं मास्टर हु, आप काफी थक गए होगे, इसलिए आपको जाके आराम करना चाहिए। यहाँ से टेस्टिंग का मैटर मैं संभाल लूंगा। इस पे हुडू ने अपने हाथ को वेव कर दिया था। वो कहते नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। स्पेशली हुडू की नजरें जाती हैं जियान के ऊपर। वो काफी क्यूरियस थे कि जियान का टैलेंट कैसा होने वाला है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जियान को 3rd ग्रेड के टैलेंट को हासिल करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो हुडू को भी उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। और तो और यूयू को करी हुई बातें की वजह से, जिनसे हुडू की काफी पुरानी दोस्ती थी, हुडू जियान और यूरू का ध्यान रखना चाहते थे। वो बंदा जिसका नाम मोचैन होता है, वो कहता है जैसे ही आपकी इच्छा। हुडू ग्रुप को बताते हैं ये मोचैन है, तुम इसे सीनियर ब्रदर कह सकते हो और ये पपेट सेक का मेंबर है। इससे कोई भी अंडर एस्टिमेट मत करना। भले ये काफी यंग हो, तब भी इसकी स्ट्रेंथ पहले से ही 4 स्टार 2D तक पहुंच चुकी है, और उसकी पपेट कंट्रोलिंग स्किल्स को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है। ये तुम सभी के टेस्ट का ध्यान रखेगा, क्योंकि नए इन्वायरमेंट में आने की वजह से जियान और बाकियों को नई कनेक्शन बनाने की जरूरत थी। सभी रिप्रेजेंटेटिव्स अपने हाथों कब करके मोचैन की तरफ बाव करते हैं। जियान की आंखें चुपके से मोचैन को ऑब्जर्व कर रही थी। भले मोचैन की स्ट्रेंथ 4 स्टार 2D की अर्ली स्टेज पे हो, तब भी जियान उसके अंदर से काफी डेंजर सेंस करता है। जियान को लगता था कि गोल्डन ड्रैगन किंग भी इसके टैलेंट को अनदेखा नहीं करेंगे। हुडू और मोचैन आगे चलते हैं, बाकी लोग ने फॉलो कर रहे थे। ये सभी जा रहे होते हैं टेस्टिंग एरिया की तरफ। वॉक करते हुए मोचैन हुडू से बात करना शुरू कर देता है। मोचैन कहता है मास्टर हु, आपका ग्रुप सबसे आखिरी में पहुंचा है। आपसे पहले सारे रीजन से अलग अलग ग्रुप्स के टेस्ट खत्म हो चुके हैं। हुडू कहते हैं इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है। आफ्टर ऑल हम स्वार्लिंग कॉन्टिनेंट के एज पे से आ रहे हैं। ये काफी नॉर्मल बात है कि हमें देर लगने वाली थी। मोचिंग स्माइल के साथ बोलता है कि आपको इस बार कोई प्रॉमिसिंग कैंडिडेट मिला। ये सुन के हम हुडू को पीछे मुड़ते हुए देखते हैं। उनकी नजरें जाती है 9 पार्टिसिपेंट्स के ऊपर। वो कहते हैं हाँ है कुछ। चलते चलते दोनों के बीच में बातचीत होती रहती है। तभी ऐसा लगता है जैसे हुडू कुछ याद आ गया हो। वो कहते हैं इस बार टोटल कितने पार्टिसिपेंट्स हैं और क्या उनमें से कोई प्रॉमिसिंग टैलेंट दिखाई दिया। ये सुन के मोचन हेस्टेट करने लगा था। वो कहते ये क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है, लेकिन क्योंकि ये आप हो, चलो मैं आपको बता देता हूँ। इस पे हुडू ने भी अपने हाथ को वेव कर दिया था। वो कहते तुम्हें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं रूल्स को पहले ही समझता हूँ। मोचन साई करके बोलता है हमारी टेस्टिंग साइज 36 में से एक है। एक दिन पहले 1361 लोगों ने हमारे टेस्ट को सक्सेसफुली पास कर लिया था, लेकिन उनमें से 61 लोग अजीब तरीके से गायब हो गए हैं। इसकी वजह से अलर्टनेस को बढ़ा दिया गया है। आप जो चारों तरफ गार्ड्स को देख पा रहे हो, उसका कारण भी यही है, क्योंकि हमारे लोगों ने ही उन सभी पार्टिसिपेंट्स को गाइड किया था। इस वजह से हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है। हुडू बॉय से गोड के बोलते हैं काफी ऑड चीज है, ऐसा आज से पहले नहीं हुआ है। जब मोचन ने जरूरी जानकारी हुडू के साथ शेयर कर रहा होता है, तभी गोल्डन ड्रैगन की आवाज जियान के दिमाग में ट्रांसमिट होती है। जिनलोंग कहते हैं यहाँ पे मैं घोस्टली एनर्जी को सेंस कर पा रहा हूँ। भले वो घोस्टली एनर्जी का बस एक ट्रेस हो, लेकिन मैं बिल्कुल श्योर तरीके से कह सकता हूँ कि घोस्ट वर्ल्ड से बिलोंग करती है। ये बहुत ही फीकी है, लगता है किसी ने इसे ढकने की कोशिश कर रही है। ये सुन के जियान ने अपनी आंखें नैरो कर ली थी, लेकिन वो चुपचाप से हुडू और मोचन के पीछे पीछे टेस्टिंग साइड की तरफ आगे बढ़ता रहता है। तभी अचानक
अचानक से यूरू जो कि उसके बगल में चल रही थी वो एकदम डामाडोल होने लगती है। ऐसा लगता है उसे चक्कर आ रहे हो। उसके माथे के ऊपर एक मिस्टीरियस रून हल्का सा ग्लो होता है। फिर हम यूरू को एकदम बेहोश होते हुए देखते हैं। बगल में से एक्टिविटी को सेंस करके जियान ने तुरंत ही रिएक्ट किया था। वो तुरंत ही यूरू को अपनी बाहों में पकड़ के उसके शरीर में अपनी ओरिजिन चिप भेजने लगता है। हम कुछ सेकंड्स के बाद यूरू की आंखें खुलते हुए देखते हैं, लेकिन इस समय उसके माथे को पसीने ने ढक लिया था। जियान एक चिंता से भरी आवाज में कहता है, क्या तुम ठीक हो? यूरू नॉड करती है। वो एक कमजोर सी आवाज में कहती है, मुझे अचानक से बहुत ही थकान महसूस हुई, लेकिन अब मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। जियान की आंखें देखती यूरू के चेहरे को जो कि समय लाल हो चुका था। तभी वो रियलाइज करता है कि वो अभी भी यूरू को पकड़े हुए है, लेकिन भले वो ऑकवर्ड फील कर रहा हो। जियान कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी चलने में मदद करता हूँ। यूरू अपने सिर को नीचे झुका के नॉड करती है। वो कहती है, थैंक यू। जियान के दिमाग में गोल्डन ड्रैगन की आवाज फिर से आई थी। वो कहते हैं, लगता है इस लड़की के पास एक ऑटोमेटिक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। इस लड़की की बॉडी के अंदर की इनहेरिटेंस पावर काफी पावरफुल एक्सपर्ट से आती है और लगता है उस एक्सपर्ट और गोस्ट वर्ल्ड के बीच में रिश्ता अच्छा नहीं है। दूसरी तरफ हुडू जो कि सिचुएशन की ग्रेविटी को पहचान रहे थे, वो मोचेन से कहते हैं, क्या तुमने इसके बारे में सुपीरियर्स को रिपोर्ट नहीं भेजी? इससे मोचेन अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है, नहीं, हमारा पर्सन इंचार्ज इस मामले को दबा के रखना चाहता है। मोचेन की बात को सुन के हुडू का चेहरा डार्क हो गया था। वो कहते हैं, ये मामला इतना छोटा नहीं है जिसे तुम सब इस तरीके से इग्नोर कर सकते हो। यहाँ पे लोगों की जान की बात है। हुडू को गुस्सा होते हुए देख मोचेन जल्दी से बोलता है, यस सर। इस टेस्टिंग साइड की पर्सन इंचार्ज सीनियर ब्रदर फुये है। हुडू कहते हैं, मुझे उसके पास ले चलो। मोचेन पूछता है, हमारे पीछे के ग्रुप के बारे में क्या? हुडू कहते हैं, हमारे साथ आएंगे। फिर बिना हेजिटेशन के सभी लोग अपने कदमों को और भी तेज कर लेते हैं। ये सभी जाते हैं एक्सक्लूसिव सी बिल्डिंग की तरफ जो कि स्क्वायर के पीछे की तरफ थी। सभी को पता होता है कि मामला कितना ज्यादा जरूरी है। हुडू दूर से चिल्ला के बोलते हैं, फुई, इस ओल्ड मैन के लिए बाहर निकल। तभी उस बिल्डिंग में से एक खुरदरे चेहरे वाले मिडिल एज मैन को बाहर आते हुए देखते हैं। वो कहते हैं, हाँ, मैं सोच ही रहा था कि मेरे दरवाजे पे कौन चिल्ला रहा है। तो ये ओल्ड मैन हुडू तुम हो। इस आदमी की आवाज में सरकाज़म साफ दिखाई दे रहा था। इसका नाम होता है शेन्यू। ये भी एक मैसेंजर होता है जिसका काम शॉर्लिंग कॉन्टिनेंट के अलग जगहों से पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पे लाने का होता है। इसके और हुडू के बीच में कुछ खास बनती नहीं थी, जिसकी वजह से इन दोनों की ऑनगोइंग टेंशन अभी तक है। हुडू इस बंदे को इग्नोर करते हैं। वो कहते हैं, साइड में हो जाओ। लेकिन लगता है ये आदमी बहुत ही बेशर्म था। वो बीच रास्ते में खड़े होकर बोलता है, और लगता है ओल्ड मैन तुम फिर से लेट हो गए हो। बाकी सभी के टेस्ट कल ही खत्म हो गए थे। अब तुम्हारा ग्रुप भी आखिरी बचा है। क्योंकि हुडू की स्ट्रेंथ होती है पीक 5 स्टार 2 एम्पर की, वहीं पे शेन्यू 5 स्टार 2 एम्पर के मिडिल स्टेज में था। इस वजह से पिछली कुछ कन्फ्रंटेशंस में वो हुडू से हारता आ रहा है। और जब लड़ाइयों में गुस्सा नहीं निकलता है तो फिर ये अपने गुस्से को अपनी बातों में दिखाता था। और हुडू को इस बंदे की परवाह नहीं होती। जिस तरीके से अभी भी इस बंदे के पास ताने मारने का समय, लगता है इसे मिसिंग पार्टिसिपेंट्स के बारे में पता नहीं लगा है। लेकिन लगता है आज ये आदमी बिल्कुल कुटाई खाने की फिराक में आया था। वो हुडू से कहता है, तुम जो इन सभी को शॉर्लिंग कॉन्टिनेंट के एजेस से लाई हो, उस बैकवर्ड एरिया में कौन से टैलेंट्स हो सकते हैं? लगता है इस बार भी ओल्ड मैन तुम्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। अभी हुडू को उस पर्सन इंचार्ज से मिलना था। वो फिर से बोलते हैं, साइड से हट जाओ। वो शेन्यू तब भी रास्ते को रोक के बोलता है, ओल्ड हुडू, अभी पर्सन इंचार्ज काफी ज्यादा बिजी है, इस वजह से वो तुमसे मिल नहीं पाएगा। नेक्स्ट मोमेंट में बूम की आवाज के साथ हुडू के शरीर में से उनका ऑरा रिलीज हुआ था। वो एक कोल्ड आवाज में कहते हैं कि पिछली बार में तुम्हारा मन भरा नहीं है। हुडू के ऑरे की वजह से शेन्यू के चेहरे का एक्सप्रेशन अगली हो जाता है, लेकिन वो जानता था कि हुडू का मैच नहीं है। इस वजह से कुछ बड़बड़ाते हुए वो साइड में हटने लगता है। तभी पीछे का स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ था। हम एक मिडिल एज मैन को अपीयर होते हुए देखते हैं। इसके चेहरे पे एक स्माइल मौजूद होती है। इस मिडिल एज मैन को इस तरीके से यहाँ पे प्रकट होते हुए देख जैन बड़बड़ाते हुए बोलता है, स्पेस को चीरना। ऐसी पावर तो 6 स्टार 2 या फिर उससे ऊपर वाले एक्सपर्ट्स के पास ही होती है। इस मिडिल एज मैन का नाम होता है वू जियांग। ये यहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव था। क्योंकि इसके और हुडू के बीच में रिलेशनशिप काफी अच्छे होते हैं, हम इसे हुडू के कंधे पे हाथ रखते हुए देखते हैं। वू जियांग की बॉडी से अथॉरिटी और स्ट्रेंथ अलग ही झलक रही होती है। वू जियांग हंस के बोलता है, लगता है तुम दोनों को बिना किसी कारण के लड़ने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वू जियांग पीछे खड़े रिप्रेजेंटेटिव्स को इस मिडिल एज मैन के बारे में बताते हुए बोलता है, ये हमारी चीफ एग्जीक्यूटिव है, इनका नाम है वू जियांग। वू जियांग की तरफ सभी हाथ कव करते हैं। वू जियांग नोट करके हुडू से पूछते हैं, क्या यहाँ तक पहुँचने में तुम्हें कोई परेशानी आई? इस सवाल को सुन के हुडू के चेहरे पे स्माइल आ गई थी। वो कहते हैं, बस यहाँ तक पहुँचने में कुछ ज्यादा ही समय लग गया, वैसे कुछ भी अनयूजुअल नहीं हुआ है। वू जियांग कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था कि तुम वहाँ पे रुकना मत, लेकिन तुम मेरी बात कहाँ मानते हो? हुडू की नजरें जाती हैं यूरू के ऊपर। वो कहते हैं, मैं यूयू से मिलने के लिए गया था, हमें आखिरी बार मिले हुए काफी लंबा समय हो चुका था। वू जियांग भी यूरू के ऑरे को नोटिस करते हैं। वो पूछते हैं, यूरू की एक बेटी भी थी, अब वो बड़ी हो चुकी होगी। हुडू यूरू की तरफ इशारा करके बोलते हैं, ये वही है। फाइनली वू जियांग ने यूरू को अब ध्यान से ऑब्जर्व किया था। वो पूछते हैं, क्या तुम्हारे फादर ठीक है? मैंने उनकी इंजरी के बारे में सुना था। यूरू कहती है, वो चिंग सिटी में रिकवर हो रहे हैं और उनकी सेन 5 स्टार 2 के लेट स्टेज में पहुंच
चुकी है। इस पे वू जियांग नोट करके रिप्लाई करते हैं। ये सुन के अच्छा लगा। एक बार यहाँ का मामला खत्म हो जाता है, मैं कुछ दिनों के लिए उनसे मिलने के लिए जाऊंगा। जब वू जियांग जैसा फिगर जिसकी हुडू जैसे एक्सपर्ट भी रिस्पेक्ट कर रहे थे वो यूरू से इस तरीके से बात करते हैं तो हम सभी के चेहरों में सरप्राइज को फ्लैश होते हुए देखते हैं। अनएक्सपेक्टेडली यू फैमिली इन दोनों इन्फ्लुएंशियल फिगर से भी कनेक्शन रखती है। यूरू का ध्यान जाता है जियान के ऊपर जो कि उसकी ऐसी जान पहचान को देख एकदम क्यूरियस हो गया था। यूरू कहती तुम इसके बारे में चिंता मत करो, फादर इन दोनों को पहले से जानते हैं। इस समय हुडू का चेहरा फिर से सीरियस हो चुका था। इसे नोटिस करके वू जियांग बोलते हैं ठीक है तुम अंदर आओ, हमें कुछ जरूरी बातें करनी होंगी। इस पे हुडू तुरंत ही एग्री कर लेते हैं। पीछे खड़े 9 पार्टिसिपेंट्स को देख के चीफ एग्जीक्यूटिव वू जियांग मोचेंग से बोलते हैं मोचेंग तो मैंने टेस्टिंग ग्राउंड लेके जाओ, मुझे काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। मोचेंग तुरंत ही हाथ कप करके जियान की टोली को लेके चला जाता है। जब वू जियांग और हुडू अकेले रह जाते हैं हुडू पूछते हैं ये पार्टिसिपेंट्स इस तरीके से गायब कैसे हो सकते हैं। अभी वू जियांग का एक्सप्रेशन भी सीरियस हो चुका था। वो कहते हैं काफी ज्यादा अजीब बात है, हमारा पूरा स्टाफ यहाँ पे मौजूद है और ये सभी इन पार्टिसिपेंट्स को टेस्टिंग एरिया की तरफ काफी ध्यान से ले जाते हैं, लेकिन न जाने क्यों फेरी बोट और टेस्टिंग एरिया के बीच रास्ते में लोग अपने आप ही गायब हो रहे हैं। इन गायब होने वाले पार्टिसिपेंट्स की मिस्ट्री की वजह से इस बातचीत में एक अर्जेंसी जुड़ जाती है। हुडू एक चिंता से भरी आवाज में पूछते हैं कि यहाँ पे कोई बड़ी कंस्पिरेसी चल रही है। ये सुन के वू जियांग ने नोट किया था। वो कहते हैं मुझे लगता है ये किसी एक बहुत ही बड़े षड्यंत्र का एक हिस्सा है। वैसे मैंने सारे सस्पेक्ट्स को हाउस अरेस्ट करवा दिया है लेकिन अभी उनसे पूछताछ करनी बाकी है। इस टेस्टिंग ग्राउंड के हेड होने की वजह से वू जियांग नए डिसाइपल्स को रिसीव करने, रजिस्टर करने और टेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, लेकिन जब अचानक से 60 डिसाइपल्स गायब हो जाते हैं ये वू जियांग के लिए भी काफी बड़ी परेशानी थी। बात ऐसी नहीं थी कि वू जियांग उन डिसाइपल्स की फैमिली से डरते हो, लेकिन जब सेक्ट इसके बारे में पूछताछ करेंगे तो वू जियांग को भी एक्सप्लेन करने में सर दर्द होने वाला है। इस सिचुएशन की ग्रेविटी और वुडू भी अच्छे से रियलाइज करते जा रहे थे। अगर इस मामले को ढंग से हल नहीं किया गया तो इससे सिर्फ वू जियांग के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी नहीं होने वाली बल्कि इससे हुडू और वू जियांग के बीच की फ्रेंडशिप भी खराब हो सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बिना चीजों को खराब करे हुए इस मैटर को रिजॉल्व कैसे किया जाए। सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचने के बाद हुडू पूछते हैं क्या तुमने पूरे बेस को सर्च कर लिया है, कहीं तुम फेरी बोट और रेजिडेंस को भूल तो नहीं गए हो। वू जियांग कहते हैं हमने हर जगह तलाश कर ली, उन डिसाइपल्स के रेजिडेंस से भी हमें कोई चीज हासिल नहीं हुई है। ये सुन के हुडू की भौहें और सिकुड़ जाती हैं। अगर वू जियांग जैसा 6 स्टार दोदी एक्सपर्ट भी इस मैटर को सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो फिर ये चीज क्लियर हो जाती है कि मामला कितना ज्यादा सीरियस है। तभी लगता है वू जियांग को कुछ याद आया था। वो कहते हैं क्योंकि तुमने याद दिलाया, लगता है हमने फेरी बोट और टेस्टिंग स्क्वायर के बीच के रास्ते को ढंग से इंस्पेक्ट नहीं किया है, क्योंकि वहाँ पे लगातार गार्ड्स बने रहते हैं। हमें लगा कि वहाँ मामला क्लियर होना चाहिए। ये सुन के हुडू की आंखें चमकने लगी थी। वो कहते हैं चलो हमें उस एरिया को जल्दी से चेक करना होगा, वहाँ से हमें कोई न कोई क्लू जरूर मिलेगा। वू जियांग को हुडू के चेहरे से एक अलग ही थकान दिखाई दे रही थी। वो कहते हैं तुम अभी एक लंबी जर्नी से लौटे हो, शायद तुम्हें पहले आराम कर लेना चाहिए। लेकिन हुडू तभी अपने सिर को लाके बोलते हैं नहीं हमें अभी चलना होगा। हुडू को दरवाजे की तरफ जाते हुए देख वू जियांग काफी अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे एक एंग्शियसनेस भी मौजूद होती है। भले हुडू अपनी फ्रेंडशिप की वजह से ये सब कर रहे हो लेकिन चीजों का स्तर कुछ ज्यादा ही ऊपर हो चुका है। फाइनली वू जियांग भी हुडू के पीछे जाने लगते हैं। वो कहते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि जियांग फैमिली के दोनों बच्चे सही होंगे, क्योंकि अगर उन दोनों को कुछ भी हो जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हुडू भी झेल नहीं पाएंगे। उन फ्लाइंग शिप से टेस्टिंग एरिया के बीच का रास्ता वैसे देखने में काफी नॉर्मल लगता है, लेकिन इस रास्ते की गहराइयों में एक अलग ही नजारा चल रहा होता है। सीन धीरे धीरे करके हजारों मीटर्स नीचे जाता है। ये एक अंडरग्राउंड एरिया था। हम देखते हैं एक पत्थर से बने चेम्बर को जिसके बीच में एक ठंडा सा पूल होता है, बेसिकली पक्का वाला स्विमिंग पूल जैसा समझ लो। हम इसके चारों तरफ कई शैडोई फिगर्स को देख सकते हैं, लेकिन यहाँ की डिम लाइट की वजह से इनके चेहरे को ध्यान से देखा नहीं जा सकता था। ये कोल्ड पूल कुछ खास ज्यादा चौड़ा नहीं होता, लेकिन इसकी गहराई ऐसी होती है कि ऊपर से इसकी निचली सतह को देखा नहीं जा सकता है। अब एक फिगर की गहरी निगाहें इस पूल के अंदर के पानी के ऊपर थी। वो पीछे मुड़ के पूछता है चीजें कैसी चल रही हैं। पीछे खड़ा एक कमजोर सा बंदा बोलता है लगभग सब कुछ रेडी है, ये 59 लोग गहरी नींद में जा चुके हैं, हम जब चाहे इन्हें फूल में फेंक सकते हैं। इस जवाब को सुन के वो फिगर गुस्सा हो जाता है। वो पूछता है बाकी 2 के बारे में क्या। वो कमजोर सा फिगर एक कमजोर सी आवाज में कहता है वो 2 बच्चे भाग गए हैं। ये सुन के वो पूल के बगल में खड़ा फिगर फ्यूरियस आवाज में कहता है यूजलेस। तुरंत ही वो अपने मुंह को खोलता है। अगली पल में वो कमजोर सा व्यक्ति था, हम उसे पूरी तरीके से एक मिस्ट में बदल के उस बंदे के पेट में जाते हुए देखते हैं। इस फिगर को सॉलो कर लेने के बाद वो पूल की साइड में खड़ा हुआ फिगर और भी स्ट्रॉन्ग लगता है। उसकी बॉडी से आने वाली वो ईरी प्रेजेंस और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। वो बंदा चिल्ला के बोलता है सब मिलके उन दोनों को ढूंढो वरना तुम सभी का अंजाम भी इस जैसा ही होगा। इस बंदे को गुस्सा होते हुए देख बाकी के फिगर्स बिखरने लगते हैं। वो शैडोई फिगर पूल वार्डर को देख के बोलता है डिसाइपल्स के सिलेक्शन में तुम्हारा फायदे से ज्यादा नुकसान होगा। हम उस पूल के पानी में
उस बंदे की एक परछाई को देख सकते हैं। इस बंदे की आंखों में एक अलग ही ग्लो होता है। अगर इसे कोई नॉर्मली देख लेता है तो उसके पूरे शरीर में चिल फैल जाएगी। सीन शिफ्ट हुआ था, हम देखते हैं इस टनल को जिसमें दो फिगर तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है किसी से बचना चाहते हो। इन दोनों में से छोटा फिगर बोलता है ब्रदर ये क्या चीज है। ये सुन के वो बड़ा सा फिगर अपने मुंह पे उंगली रख लेता है। वो तुरंत ही दूसरे फिगर को चुपचाप रहने के लिए बोलता है। उस फिगर की आंखें चारों तरफ देखती है। वो एक बिल्कुल धीमी आवाज में कहता है ये चीज ये इंसान नहीं है, इनकी और बहुत ही सिनिस्टर है। जब ये डिसाइपल्स अपने टेस्ट एरिया की तरफ जा रहे होते हैं बीच में ही कई लोग बेहोश हो गए थे और जब इनकी आंखें खुलती है अपने आप को उस पूल के बगल में पाते हैं। भले ही दोनों अपनी बची कुची स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके इस टनल को दौड़ पाए हो लेकिन लगता है टनल इन दोनों की एनर्जी को ऑब्जर्व कर रही है। इस वजह से पूरी तरह से एग्जॉस्ट होने से पहले इन दोनों को ऊपर सतह पे पहुंचना होगा। धीरे धीरे करके दोनों के सामने एक दीवार दिखाई देती है। वो बड़ा वाला फिगर अपनी तलवार को उठा के नीचे की तरफ स्लैश कर देता है। बैंक की आवाज के साथ हम कई फ्रैगमेंट्स को चारों तरफ उड़ते हुए देखते हैं। ये एक्चुअली में एक गेट था। इन दोनों के पास थोड़ी देर तक रुकने का फायदा उठा के कई शैडोइज फिगर इनके पास आ जाते हैं। वो बड़ा वाला बंदा पीछे तलवार घुमाता है। एक सोर्ड ग्लो उन पीछा करने वाले लोगों से जाकर टकरा गया था। ऐसा लगता है सोर्ड अटैक ने उन शैडोई फिगर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन जैसी धूल मिट्टी दोबारा से हटती है वो शैडोई फिगर फिर से अपने आकार को ले लेते हैं। जब भाग रहे दोनों फिगर्स को एहसास होता है कि उनके लिए सतह तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला, वो बड़ा वाला फिगर अपनी उंगली को काटता है। मतलब बेसिकली बाइट किया था। वो अपने एसेंस ब्लड का इस्तेमाल करके एक टेक्निक को अनलीश कर रहा था। जैसे वो अपनी हैंड सीज को चेंज करता है हम एनर्जी से एक नीले रंग के ड्रैगन को बनते हुए देखते हैं। ये बूम की आवाज के साथ उन शैडोइज फिगर को तबाह कर देता है। लेकिन बात ऐसी थी कि इस टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए उस बड़े वाले बंदे को काफी ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ा था। बात ऐसी थी कि इस अटैक की वजह से ये पूरी टनल जन्ना गई होती है। इस डिस्टर्बेंस को पुल के पास एक खड़ा फिगर नोटिस कर लेता है। वो अपनी भौं से कोड के बोलता है क्या हो रहा है, लेकिन इससे पहले वो इस आवाज को इन्वेस्टिगेट कर पाता नीचे के पुल में से एक ब्लैक बीम बाहर आई थी। लेकिन इसे एक अजीब सी फोर्स रोक लेती है। वो पहले वाला शैडोई फिगर जिसने कुछ समय पहले उस बंदे को निकला होता है वो एक हल्की आवाज में कहता है खत्म होने वाला है, थोड़ा सा पेशेंट रहो। अभी उसकी आंखें एकदम लालच से भरी हुई थी। ऐसा लगता है पूल के अंदर जो चीज है वो इस बंदे के लिए कुछ ज्यादा ही जरूरी है। सीन वापस लौटा था टनल की तरफ। वो बड़ा भाई अपने छोटे भाई को खींच खींच के जैसे से ऊपर ले जा रहा होता है। तभी अचानक से हम उस छोटे भाई को सामने की तरफ पॉइंट करते हुए देखते हैं। जब बड़े भाई की नजरें उस तरफ जाती है उसे दो फिगर नोटिस होते हैं। वो अपने छोटे भाई को आगे धक्का देते हुए बोलता है जाओ जल्दी जाके चीफ बू से बोलो कि ये ट्रायल शुरू नहीं हो सकता। ऐसा करने का तो बड़ा भाई पीछे मुड़ गया था। लगता है वो इन दोनों फिगर्स को अकेले ही रोकना चाहता है। लेकिन क्या वो सच में ऐसा करने में सफल हो पाएगा, हमें उसके बारे में आने वाली कुछ एपिसोड्स बता रहे होंगे। बेसिकली आगे की स्टोरी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाली है। हमारी दुगी कॉन्टिनेंट की बैटल टू द हेवंस की स्टोरी थी वो तब भी काफी सिंपल थी। सो आई होप यू ऑल आर रेडी। वैसे नेक्स्ट एपिसोड में जियान वगैरह का टेस्ट होने वाला है, देखते हैं उसका ग्रुप कैसे परफॉर्म कर पाता है। अगर अभी तक आपने हेल गार्डन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हो सकता है कि फ्यूचर में आने वाले एपिसोड्स आपके पास ना पहुंचे। इस वजह से फटाफट से नीचे के लाल बटन को दबा के हमारी हेल गार्डन फैमिली का पार्ट बन जाओ। हम हर दिन सुबह 8 बजे वीडियोस को रिलीज करते हैं जिससे आप सभी का दिन अच्छा हो जाता है। आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा है कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। वैसे इस स्टोरी को एक्सप्लेन करने में दिमाग तो तुम्हारे भाई का ही फटा जा रहा है क्योंकि स्टोरी की ट्रांसलेशन बहुत ज्यादा घटिया है। कई चीजों को प्योर चाइनीज लैंग्वेज में छोड़ दिया गया है। फिर भी जितनी चीजों का हम रियल मीनिंग समझ सकते हैं मैं उन्हें आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ। और अगर आपके पास स्टोरी को और भी बेटर करने के सजेशंस हो तो उन्हें कमेंट्स में शेयर जरूर कर सकते हो जिससे हम सभी का एक्सपीरियंस और भी अच्छा हो जाए। अगर आप हमें पर्सनली सपोर्ट करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो चैनल की मेंबरशिप को। ऐसा करने से आपको अर्ली एक्सेस का भी फायदा मिल जाएगा और आप देख पाओगे वीडियोस को रिलीज होने से पहले। ज्वाइन का बटन मिलेगा चैनल के होम पेज पे। अंटिल देन पीस आउट।